हर साल बजट आता है और हर साल टैक्स पेयर के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल होता है, मेरा टैक्स बढ़ा या कम हुआ। लेकिन ये 2026 का बजट टैक्स को बढ़ाने या कम करने के लिए नहीं, इजी कंप्लायंस करने के लिए, जैसे रिवाइज रिटर्न की टाइम बढ़ाना, या आपने कुछ इनकरेक्ट डिटेल्स फिल कर दिया उसको करेक्ट करना। तो आप इस वीडियो के एंड में जरूर बनिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट जो भी चेंजेस होंगे वो मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेंज है जो आईटीआर की ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आईटीआर की ड्यू डेट सिर्फ इसमें वो इंक्लूडेड होंगी जो स्मॉल बिजनेस थे, जो टैक्स पे जो भी स्मॉल टैक्स पेयर जैसे कि एफएनओ ट्रेडिंग करता था या प्रेजेंटिव इनकम शो करता था एज अ पीजीपीपी इनकम। अगर इंडिविजुअल था वो भी पीजीपीपी की इनकम शो करता था, लेकिन उस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं था। उसको भी 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी, लेकिन अब उसको 31 अगस्त कर दिया गया है। बाकी ड्यू डेट जो होंगी वो एज इट इज होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। अगर आप ITR 1 या ITR 2 फिल करते हो वो अभी भी आपके लिए 31 जुलाई होगी, और ये इफेक्टिवली हो जाएगा आपका टैक्स ईयर से अप्रैल 2026 से। उसके बाद जो रिवाइज रिटर्न की टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जो अब 31 मार्च कर दिया गया है, पहले 31 दिसंबर था। लेकिन इसमें ये है 31 दिसंबर तक आपने कोई रिवाइज रिटर्न फाइल करी है तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती थी या कोई भी एडिशनल टैक्स पे नहीं करना था। लेकिन अब जब आप 31 मार्च तक पे करोगे तो उसमें कुछ एडिशनल या स्मॉल फी पे करनी होगी। कोई जैसे कि यहाँ पर 5 लाख से अगर आप कम इनकम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज की फी पे करनी पड़ेगी। अगर अबव 5 लाख है तो आपको 5000। ये जनरली मिस्टेक, जब जैसे आपने कोई मिस्टेक की उसको अवॉइड करने के लिए बिना वजह की पेनल्टीज या नोटिस इशू हो उसको देखते हुए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये टैक्स पेयर के लिए मैं बोलूंगा बहुत ही बेनिफिट्स है, इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके बाद अपडेटेड रिटर्न के स्कोप को एक्सपेंड किया है। जैसे कि पहले क्या था, अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते थे तो उसमें अगर आपने लॉस शो किया है तो उस लॉस को बढ़ा नहीं सकते थे। अगर आपने इनकम शो की है उस इनकम को लॉस नहीं दिखा सकते थे। लेकिन वो अभी भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंजेस किया है, छोटा सा चेंजेस किया है। अगर आपने लॉस रिटर्न दिखाई है, आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। पहले क्या था, अगर आपकी इनकम बनी थी, कुछ डिसअलाउंस रह गया था, अब आपको लगा वो डिसअलाउ करना था, उसकी वजह से आपको अपनी इनकम कम करनी है, तो आप वो इनकम कम कर सकते हो। मतलब इनकम बढ़ा सकते हो, इनकम कम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप लॉस बढ़ा नहीं सकते, लॉस कम कर सकते हो। तो इसमें एक और ऐड किया है, जैसे कि अगर आपके पास नोटिस आया, कोई भी असेसमेंट खुली उसमें नोटिस आया, रीअसेसमेंट जो 140 वाली प्रोसीडिंग होती है, अगर उसमें कोई भी असेसमेंट होती है उसमें नोटिस आती है, अगर उस नोटिस में जो स्पेसिफाइड डेट होती है, अगर स्पेसिफाइड डेट तक आपने उस रिटर्न को फाइल कर दिया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी, बस आपको कुछ एडिशनल टैक्स पे करना होगा। जैसे 25% था पहले, जो 12 महीने था, और 12 महीने से 24 महीने तक के लिए 60%, और उसमें 10% ऐड करोगे तो आपको इतना उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आप ऊपर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, उसको ना तो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा, उसको वैलिड रिटर्न माना जाएगा, लेकिन आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही बेनिफिट्स होगा टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी असेसमेंट होती थी उस नोटिस के परसुएंट में आप अपनी इनकम को कम ज्यादा नहीं कर सकते थे, कम ज्यादा करते थे लेकिन उसमें रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग बन जाता था, तो आपके ऊपर पेनल्टी इंटीमेट हुआ करती थी। लेकिन अगर आपने नोटिस आया उसमें सही तरीके से रिटर्न फाइल कर दिए तो उसमें आपके ऊपर कोई कोई पेनल्टी की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। उसके बाद ये एक नया चेंजेस था जो पीएफ, ये मैं टैक्स पेयर पर्पज से एज अ बिजनेस हूँ तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। एज अ एम्प्लॉय हूँ तो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट्स नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। जैसे इनकम टैक्स में क्या हुआ करता था, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता था, अगर वो ड्यू डेट से पहले पहले पे कर देता था तो उसको डिडक्शन मिल जाती थी। अगर ड्यू डेट के बाद पे करता था तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती थी। वो जिस ईयर में उसको पे करता था उस ईयर में डिडक्शन मिलती थी। और जो जो पुराना लॉ था उसके अकॉर्डिंग 43B इसमें एप्लीकेबल हो जाता था एक्चुअल पेमेंट में।
और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, जैसे कोई भी सैलरी पर्सन था, उसका टीडीएस कंपनी डायरेक्ट उसका जो भी ईएसआई पीएफ डिडक्ट करती थी, वो जमा करती थी स्पेसिफाइड जो भी अथॉरिटी होती थी। तो उसमें क्या था, ये 36 की एप्लीकेबिलिटी आ जाती थी, जिसमें क्या होता था, अगर वो उसको विद इन जो कंट्रीब्यूशन या कोई भी फंड की ड्यू डेट, जैसे 15 डेट होती है, जो भी नेक्स्ट मंथ होती है, उस वक्त अगर पे नहीं करता था, तो उसको कभी भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलती थी। अगर उस फंड तक पे कर दिया, जैसे 15 तारीख होती थी, उस तक कर दिया, तो उसको डिडक्शन मिल जाती थी। उसके बाद अगर वो पे करता था, कभी भी उसको डिडक्शन नहीं मिलती थी, उसको परमानेंटली डिसअलाउ किया जाता था। लेकिन अब इसको भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को भी 43 बी में ले गए हैं। अगर उसने पेमेंट नहीं की तो डिसअलाउ होगा, अगर पेमेंट कर दी, कभी भी इन फ्यूचर कर दी, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें ऐसा हो सकता है, इन फ्यूचर अगर कंपनी चाहे तो उसको रख सकती है, बाद में जमा ना करे उसको रख सकते हैं, लेकिन ईपीएफओ के कुछ कंप्लायंस आ जाते हैं, उसके परसुएंट में उस पे भी पेनल्टी या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर होगा तो। उसके बाद कुछ पेनल्टीज कन्वर्ट कर दी गई हैं फी में। जैसे पहले कोई ऑडिट ऑडिट नहीं कराता था, या एसएफटी फाइल नहीं करता था, फॉर्म 3 सीबी फिल नहीं करता था, तो उस पर भी पेनल्टी इंटीमेट होती थी। उसमें पहले क्या था, पहले आपने कोई कंप्लायंस नहीं किया, आपके पास नोटिस आता था, नोटिस सर्व होता था, एओ को आप एक्सप्लेन करते थे जो भी रीजन होता था, फिर उसके बाद पेनल्टी लगा दिया करता था। लेकिन अब इसको फी में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपका ए टू जेड कोई भी रीजन था, आपने कोई भी कंप्लायंस नहीं किया या आप पे बनता ही नहीं था, ए को लगता है कि उसमें बनता है, तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फी लग जाएगी। तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फी होगी, आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन उसमें क्या होता था, जब भी नोटिस आते थे तो आपको आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देनी थी, रिटर्न में देनी होती थी, तो वो पेनल्टी हट जाती थी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, आपके ऊपर जो फी होगी वो लग जाएगी। तो इसमें कुछ जैसे ऑडिट फी का है 75,000 विद इन 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद करते हैं 1,50,000, 3 CB का 50,000, और 1 लाख जो होगा वो आफ्टर 1 मंथ, और एसएफटी का 200 पर डेज, जो अप टू तक जाएगा 1 लाख तक। तो ये फिक्स फी कर दी गई है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये बेनिफिट्स है या क्या है, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और है असेसमेंट। पहले क्या होता था, जो भी असेसमेंट होती थी, असेसमेंट और पेनल्टी को एक साथ कर दिया है। पहले क्या होता था, जब भी असेसमेंट होती थी, तो एओ असेसमेंट में जो भी डिसअलाउ करता था, उसको इंक्लूड कर देता था, और लास्ट में एक लाइन ऐड कर देता था, जो पेनल्टी इंटीमेट होगी वो सेपरेटली होगी। उसके बाद फर्दर नोटिस आते थे पेनल्टी के, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते थे, उसके बाद वो सेटिस्फाई होता था तो पेनल्टी ड्रॉप कर देता था या पेनल्टी लगा देता था। लेकिन अब इसमें ऐसा कर दिया है, जब भी असेसमेंट होगी, जो भी डेडलाइन होती है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, उस उस असेसमेंट ऑर्डर में ही आप पे पेनल्टी इंटीमेट हो जाएगी। तो इसमें ईसीएफ कंप्लायंस के लिए बोला था कि अलग से कोई प्रोसीडिंग नहीं लगेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर भाई पेनल्टी इंटीमेट, अगर पेनल्टी होगी तो वो तो इंटीमेट कर देगा, उसको रिकवरी भी करेगा, तो इशू हो सकता है अगर अपील फाइल नहीं की हो। तो यहाँ पर यही है, अगर इसमें होगा, अगर फाइल में गए तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अपील को थोड़ा ईज़ियर कर दिया है। पहले क्या करते थे, अगर फर्स्ट अपील में आप गए डायरेक्ट, आप सीआईडी गए, अगर सीआईडी में गए तो आपके ऊपर जो भी टैक्स डिमांड होती थी, उस पर 20% आपको पे करना होता था, तभी आपको एक रिकवरी से वो देता था, और आपकी रिकवरी करता था। तो उसमें क्या है, 20% आप टैक्स पे कर दिया है, तो आप रिकवरी नहीं करेगा। अब उसको क्या कर दिया गया, 10% उसको कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी 100 रुपए की कोई भी टैक्स डिमांड थी, आपने अगर 10 रुपए पे कर दिए हैं, तो आपके ऊपर वो रिकवरी नहीं करेगा जब तक सीआईडी का ऑर्डर ना आ जाए। जब सीआईडी का ऑर्डर आ जाएगा, नेक्स्ट चेंज की बात करें तो पेनल्टी इम्यूनिटी एक्सपांड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, या करंटली अभी मैं बात करूं, तो अंडर रिपोर्टिंग की जो भी केसेस होते थे, सिर्फ उस पे इम्यूनिटी मिलती थी। जो भी मिस रिपोर्टिंग और कंसिक्यूटिव के केसेस थे, उस पर कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती थी। तो इसको चेंज, अब इसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं, अब जो भी मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग कंसिक्यूटिव के जो भी केस थे, उसको भी इम्यूनिटी में इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें 100% ऑफ योर टैक्स और कुछ
कुछ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, आपको भी इम्यूनिटी इस केस में भी मिल जाएगी। सो अब इसमें एक और इंक्लूड किया है, जैसे कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इनकम होती थी, इन्वेस्टमेंट होती थी, कैश हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें पहले क्या होता था, 25% टैक्स होता था। अब उसको उसको भी कम कर दिया गया है। अब उसको भी इफेक्टिवली जो भी 39% इफेक्टिव टैक्स रेट लगेगा, जो भी आपका अनएक्सप्लेन इनकम हुई या अनएक्सप्लेन कैश हुआ, मतलब आप इनकम कमा रहे थे, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी को, तो उसका भी टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया गया है। पहले उस पे जो भी 75% लगता था, 75%, अब उसको उसको कम करके 39% इफेक्टिव रेट लगा दिया गया। और इस केस में भी आप यूटिलिटी ले सकते हो। बस इस आपको 120% ऑफ टैक्स पेबल आपको देना पड़ेगा। कुछ टैक्स इंटरेस्ट आप जो भी इम्यूनिटी लेते हो, किसी भी केस में इम्यूनिटी लेते हो, आप उस केस में सीआईटी में जाने नहीं चाहिए होते, तभी आपको इम्यूनिटी मिलती है, अदरवाइज आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो आपको दे देता है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अगर आपका अंडर रिपोर्टिंग का केस होता है, मिस रिपोर्टिंग के केस और अनएक्सपेक्टेड इनकम के केस में आपको टैक्स पे करना होगा। जो भी मिस रिपोर्टिंग केस थे, उसमें 100% कुछ इंटरेस्ट, और अनएक्सप्लेन्ड इनकम में भी आपको 20% ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये एक कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। इसमें क्या होता था, एज अ आई कंपनी, मेरे पास कुछ मैन पावर है, कुछ जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। आप थर्ड पार्टी हो, आप एक कंपनी करते हो, आपको कुछ कम मतलब कुछ टाइम के लिए कोई मैन पावर चाहिए होती है, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैन पावर दूंगा, आप जब भी पेमेंट करोगे उस पर टीडीएस डिडक्ट करते थे। आप जो भी उसको डिडक्ट करता था, उसके माइंड में होता था वो एज अ फीस और प्रोफेशनल फीस को उससे डिडक्ट करे, 10% होता था उस पर, या उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क माने, 1% 2% जो भी उस पर्सन के सामने वाला पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर इंडिविजुअल डायरेक्टली इस पर जा रहा है 1%, एज अ कम सॉरी 2%, अगर एज अ कंपनी के थ्रू जा रहा है उस पर 1%, तो कैसे होता था। लेकिन उसमें क्या होता था, 10% और कॉन्ट्रैक्ट वर्क के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको उसको आज इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क देता हूँ तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ही मिल जाएगा, मैन पावर को कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क माना जाएगा, उसको 1% 2% जो भी केस होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें टैक्स लगेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन बोलूंगा, क्लैरिफाई किया है, और ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही थी। तो ये टैक्स पे ये बेनिफिट हो गया, आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्स पे क्या काटना है, तो जिससे कि अगर एक बात है तो उसपे कोई क्वेश्चन ना करे, 2% काटा, 2% काटा, उसमें भी उसके ऊपर पेनल्टी डिबेट हुआ करती है। उसके बाद मैंडेटरी प्रोविजन में कुछ चेंजेस लाए हैं। मैंडेटरी प्रोविजन में ये है, अगर आप ओल्ड रिजिम में हो, पहले मैंडेटरी प्रोविजन में 15% हुआ करता था, अब उसको 14% कर दिया गया है। लेकिन कंडीशन ये होगी, उसमें जो भी आप मैक्सिमम टैक्स पे कर रहे हो, वो फाइनल टैक्स होगा, वो क्रेडिट नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। मतलब पहले क्या होता था, अगर आपकी नॉर्मल प्रोविजन में कोई टैक्स लॉस बना, प्रोविजन में टैक्स बना 100 रुपए, आपका ये 100 रुपए जो भी टैक्स है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 15 साल के लिए। आगे साल में अगर मैट की आपकी लायबिलिटी कम ज्यादा हुआ, तो उसका डिफरेंशियल जो भी होता था वो आपको मैट क्रेडिट मिल जाता था नेक्स्ट ईयर, फर्दर आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन अब इसमें प्रपोज किया कि इंग्लिश में अगर आप आपका जो भी टैक्स क्रेडिट पड़ा है वो सारा लेफ्ट हो जाएगा, अगर आप ओल्ड रिजिम में ही हो। और इन फ्यूचर अगर आप ओल्ड रिजिम में ही रहते हो, अगर नॉर्मल प्रोविजन में आपका लॉस आया, मैट मैट प्रोविजन में आपका टैक्स बना, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको टैक्स भरना ही होगा। और सेकंड चीज, न्यू न्यू रेजिम बढ़ाया है। अब इसमें क्या होगा, न्यू रेजिम लाया है, न्यू रेजिम में ऐसा बोला है, अगर आप ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम में जाते हो तो आपको मैट क्रेडिट मिलेगा। मींस अगर आपका अगर आप न्यू रिजिम में हो, ऑलरेडी न्यू रिजिम में हो, तो आपको कोई मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई मैट नहीं होगा। लेकिन अगर ना ही उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही कोई क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड से न्यू में आपका आपका कोई क्रेडिट पड़ा, आप न्यू में आ रहे हो, तो उसमें जो भी क्रेडिट मिलेगा वो उसमें मिलेगा। और इसमें भी कंडीशन है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी सपोज कीजिए
नॉर्मल प्रोविजन में 100 रुपये आई, उसका 25%, जो आपका नॉर्मल प्रोविजन का 100 रुपये में, उसका 25% मतलब कि 25 रुपये उसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। बाकी जैसे आपका 200 रुपये की क्रेडिट मैट का क्रेडिट आया, 200 रुपये, 200 रुपये आप मैट क्रेडिट डायरेक्टली नहीं ले सकते कि मेरा 100 रुपये बना, 200 में से लेस किया, 100 रुपये की टैक्स लाइफ नहीं। आपका 100 रुपये बना, आपका 100 रुपये बना टैक्स लाइब्रेरी, उसका 25% आप मैट क्रेडिट ले सकते हो, 75 रुपये आपको पे करना होगा। फिर उसके बाद जो 175 रुपीज है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज किया है फॉर न्यू रिजिम में, उसमें क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ओल्ड रिजिम में उनके लिए तो टैक्स भरना ही होगा, मिनिमम तो टैक्स है ही है। उसके बाद ये न्यू चेंजेस लाए हैं, नो इन टैक्स डिडक्शन ऑन डिविडेंड। ये मैं मेरे हिसाब से बोलूँगा टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बड़ा चाबुक मारा है, चांटा मारा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर एज़ अ मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने कोई लोन लिया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, अब उस इन्वेस्टमेंट से मैं डिविडेंड कमा रहा हूँ। अब जो इंटरेस्ट मैं बैंक को दे रहा हूँ, सपोज कि मैंने 100 रुपए का लोन लिया, मैं 100 रुपए उस पर इंटरेस्ट पे करता था हर साल, और मेरे को 50 रुपए डिविडेंड मिला, तो मैं क्या करता हूँ, 50 रुपए डिविडेंड को एज अ इनकम नहीं दिखाता था, मैं ये मेरा टैक्स जो इंटरेस्ट था वो मेरा एक्सपेंस है, मैं उसको उससे रिड्यूस करता था 50 रुपए से, मेरा 40 को मैं एज इनकम ऑफर करता था। लेकिन अब जो फाइनेंस एक्ट जो 26 आया है, इसमें इसको चेंज कर दिया गया है, जो भी आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो आपको 50 रुपए डिविडेंड मिला वो फुल्ली आपको ऑफर टू टैक्स करना होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा था। अगर आपको और भी कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कमेंट करके जो भी टॉपिक का नाम दोगे, मैं उस टॉपिक पे जो भी बनाऊंगा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस तरीके से वीडियो देख पसंद है